हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं बोर्ड गणित का पेपर हल कर रहे हैं। गणित के जितने भी प्रश्न है ग्राफ सहित उनको अच्छी तरह से हल करके आपको बताएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से हल करके आपको बताएंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इसमें जितने भी प्रश्न है उनको लिखने का तरीका भी आपको बताएंगे, आपको एग्जाम के समय किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। अब हम इस पेपर को हल करना शुरुआत करते हैं। जो ये पेपर होगा इसमें जितने भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर इस पेपर के अंदर ही लिखना है, अलग से आपको कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, इसलिए ध्यान रखें। जो इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी वो इंग्लिश में उत्तर देंगे, जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है वो हिंदी में उत्तर देंगे। पूरे पेपर को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हल करना सिखाएंगे। बहुत कम समय में आप एग्जाम में इसको हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। अब हम इसको हल करना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ गुणन प्रतिलोम है, योजी प्रतिलोम नहीं है। योजी प्रतिलोम में तो जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, लेकिन गुणन प्रतिलोम में जो आगे का माइनस प्लस है ये चेंज नहीं होते हैं, केवल जो ये संख्या दी गई ये बट्टा में चली जाती है। तो ये -13 का गुणन प्रतिलोम -1/13 माइनस यहाँ भी लगा सकते हो और नहीं तो ये नीचे की तरफ लगा सकते हो। तो ये उत्तर आए तो ये भी सही है और ये भी सही है। माइनस चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ नीचे लगाओ तो ये सही है। तो -1/13 इसका उत्तर हो जाएगा 6। इसका दूसरा है संख्या 9 का घन संख्या क्या होगी। घन का अर्थ होता है जो संख्या दी गई उसको 3 बार गुणा करना है। तो 9 को 9 से 3 बार गुणा करना है। 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 81 और 81 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 729। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। इसका क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, और जो आगे जगह दी गई वहीं पे लिखना है, इसका उत्तर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। तो 240 में 5 का भाग देंगे तो ये 48 उत्तर आएगा और 1 केजी शक्कर का मूल्य 48 होगा। ये उत्तर इसका हो जाएगा ए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय यानी जिसमें 2 पद हो। तो ये 1 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है और इसमें ये देखो 5x और 2x है, ये एक जैसे है। तो एक जैसे को जोड़ेंगे तो ये 7x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7x। तो ये एक पद ही है, ये क्या है एक पद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। इसका उत्तर हो जाएगा ब, क्योंकि इसमें 2 पद है, इसमें एक ही पद है। क्योंकि ये 5x और 2x एक जैसे हैं और एक जैसे को जोड़ेंगे तो ये 7x हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ये एक ही पद माना जाएगा। इसमें अलग अलग है, ये देखो दोनों पद अलग अलग है तो ये 2 पद हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग होता है। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। इसका उत्तर हो जाएगा 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यह अति लघुतरात्मक प्रश्न है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 200 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए तो सबसे पहले हम 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने 200 का ये अभाज्य गुणनखंड किया। 200 में 2 का भाग दिया 100, 100 में 2 का भाग दिया 50, 50 में 2 का भाग दिया 25 और 25 में 5 का भाग जाएगा तो ये 5 का भाग दिया 5 बार गया और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो ये 3 बार 2 है और 2 बार 5 है, ये हमने यहाँ पे लिखा। और अब क्या है घन है तो इसमें क्या 3 का जोड़ा बनाएंगे। ये 3 का जोड़ा बन गया और इसमें 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 1 5 की और आवश्यकता है। 1 5 और हो तो ये घन बन जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि 1 5 होगा जिसको क्या है 200 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वह सबसे छोटी संख्या 5 है जिसको इसे गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्यंजक -4q और 7pq का गुणनफल करना है। तो ये हमने गुणा किया इसका। तो पहले माइनस का माइनस आ जाएगा, फिर 7 को 4 से गुणा किया 28 और फिर q और इधर p है तो पहले p को गुणा करेंगे तो p एक ही है, यहाँ है नहीं तो p ये हो जाएगा और q ये और ये 2 है तो इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। ये q से q गुणा होता है स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, किसी बहुभुज के सभी बहिष कोण का मान 45 डिग्री है। इसमें क्या कह रहा है बहुभुज के बहिष कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इसमें
बहिष्ठ कोण का मान दे रखा है तो भुजंग संख्या ज्ञात करनी है, तो बहिष्ठ कोण का मान 300, बहिष्ठ कोण का भाग 360 में देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो भुजंग की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 में 45 का भाग दिया तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, ये जो आकृति दी गई है इसका परिमाप ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ये आयत है और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 और लंबाई ये सबसे लंबी भुजा ये तो 9 और प्लस चौड़ाई 7, तो 9 और 7 16 और 16 का 2 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से लगातार हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमने 8वीं के जितने भी पेपर है उन सभी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, नीचे लिंक दिया गया है, वहां से देखें, सभी पेपर अपलोड कर दिए हैं हमने। अब आगे हैं प्रश्न नंबर 11, दी गई आकृति में एक लाल सेब आर प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें ये सेब रखे हुए हैं, आर यानी रेड कलर के और जी यानी ग्रीन कलर के। तो हरे कलर के इसमें देखना जी कितने 1 2 3, तो हरे कलर के 3 और रेड कलर के 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। अब लाल सेब की प्रायिकता आर की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो जितने लाल सेब दे रखे हैं जितने हैं वो ऊपर लिखेंगे और जो इसके बट्टा में जो दोनों को जोड़ के लिखेंगे। तो लाल सेब ऊपर लिख दिए और बट्टा में जोड़ के 4 और 3 7 लिखेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 4/7। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर राइट का टिक लगाना है। तो ये इसमें सबसे पहले संख्या 1354 2 से विभाजित नहीं है, तो ये असत्य है, क्योंकि ये देखो ये सम संख्या है, इसमें 4 आ गया, इकाई के अंक पर 4 है तो ये सम संख्या है और सम संख्या में 2 का भाग जाता है तो ये विभाज्य है, तो इसमें नहीं है बता रहा है तो इसलिए असत्य हो जाएगा। सेकंड में ये संख्या 15 28 75 9 से विभाज्य है। 9 से विभाजन का पता लगाने के लिए हमें इनका योग करना होगा और इनके योग में अगर 9 का भाग जाता है तो ये विभाज्य नहीं तो नहीं है। तो इनका योग किया तो ये 28 आया और 28 में 9 का भाग देंगे तो ये पूरा भाग नहीं जाता है, तो नहीं जाता है, इसका मतलब ये विभाज्य नहीं है, तो इसका ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद में तीसरा है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होती है, तो ये सही है। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होती है, तो ये सत्य है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या 6 + x 9 का गुणज है यदि x का मान 2 है। तो 9 का गुणज क्या होगा, 9 के पहाड़े में जो संख्या आएगी 9 18 27 और यहाँ x का मान 2 बता रहा है तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 8 9 के गुणज में नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये 6 + x 9 का गुणज नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट 13वां है, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 पार्श्वदर्शीय दिए हैं, प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दर्शीय और पार्श्वदर्शीय की पहचान कर दिए गए रिक्त स्थानों पर ऊपर से दर्शीय और पार्श्व से दर्शीय में से उपयुक्त विकल्प चयन करके लिखना है। तो इसमें ये जो चित्र दिए गए ये पार्श्व यानी साइड से देखने पर, ये जो ये फिगर दे रखे हैं वो कह रहा है कि ये फिगर साइड से देखने पर प्राप्त होगा या ऊपर से देखने पर प्राप्त होगा। तो हम इसको देखते हैं, इस तरफ से साइड से देखते हैं, इस तरफ साइड से, तो पहले ये भाग दिखाई देगा और फिर इसके साथ वाला भाग दिखाई देगा और फिर ऊपर की तरफ ये इसके ऊपर का ये भाग और फिर ऐसे भाग दिखाई देगा। तो ये भाग है ना, ये पार्श्व से भाग हो जाएगा, इस तरफ से देखोगे इस तरफ से तो ये भाग दिखाई देगा, फिर ये इसके पास वाला दिखाई देगा और फिर ये ऊपर वाला भाग दिखाई देगा, यानी इस साइड से देखेंगे तो ये ऐसा चित्र प्राप्त होगा। और ये ऊपर से दर्शी है, जब हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से पहले ये भाग और इसके साथ में ये भाग दिखाई देगा, फिर ये इधर वाला एल के रूप में दिखाई देगा, यानी ये भाग और ये भाग फिर ये भाग दिखाई देगा, तो ये ऊपर से दर्शी है। और इसके सेकंड में ये दर्शी देखे, जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये होगा और इसके पास वाला इधर वाला ये भाग दिखाई देगा और फिर ये भाग दिखाई देगा, तो ये इस रूप में, तो ये इस रूप में, तो ये ऊपर से दर्शी है। और ये पार्श्वदर्शी है, पार्श्वदर्शी इधर से इस तरफ से देखेंगे इस तरफ से तो ये दिखाई देगा और इसके साथ में ये और ये ऊपर वाला भाग यानी ये इस रूप में दिखाई देगा, तो ये इस रूप में पार्श्वदर्शी है। आगे ये जो दिया गया है ग्राफ पाई चार्ट, इसको ध्यानपूर्वक देखना और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इसमें 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वर्ग चित्र में दर्शाया गया है। ये यातायात के नियम नहीं
पालन करने वाले हैं। वर्गचित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस वर्गचित्र को अच्छी तरह से पढ़ना है और जो प्रश्न दिए गए उनका उत्तर देना है। तो इस वर्गचित्र में देखिए, ये इधर है गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वाले, और इधर ट्रैफिक लाइट का ये नियम पालन नहीं करने वाले 25% है। ये देखो, ये गति सीमा वाला 10, ये 25%, और ये जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले ये 15% है, ये 25, ये 10, और ये इधर हेलमेट नहीं लगाने वाले ये 30% है, ये 30% है। तो ये टोटल कितने है? टोटल 100% है। इसमें से 10 ये, 25 ये, 15 ये, 30 ये, इनको जोड़ोगे तो ये 80 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 80। और जो ये लास्ट में यहाँ बचा अधिक भार क्षमता वाले, ये कितने होंगे? ये 100 में से 80 घटाएंगे, 100 में से 80 घटाएंगे, तो 100 में से 80 घटाएंगे तो ये 20% आ जाएगा, यानी ये 20% है अधिक भार क्षमता वाले। तो अब जो इसके प्रश्न दिए गए उनको देखते हैं। अब इनके जो प्रश्न दिए गए हैं वो देखिए, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तो सबसे अधिक भार क्षमता वाले, तो ये अधिक भार क्षमता वाले ये थे, और हमने ये ज्ञात किया था टोटल 100 थे, 100 में से इनका योग 80 हो रहा था, और 100 में से 80 घटाया तो 20%। तो ये कितना प्राप्त हो गया? ये 100 में से 80 घटाने पर 20%। उसके बाद में हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वालों व्यक्तियों से कितनी अधिक है? तो हेलमेट नहीं लगाने वाले कितने थे? 30% थे। हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% थे। तो ये देखो, विदाउट हेलमेट ये 30% है। तो ये 30% है, 400 का 30% कितना होता है? तो 400 का 30% ये हमने ज्ञात किया, तो ये 120 आ गया। यानी हेलमेट नहीं लगाने वाले 120, और अधिक गति से वाहन चलाने वाले, तो अधिक गति से वाहन चलाने वाले कितने थे? 10% थे, और स्पीड वाले यानी 10%। तो 400 का 10% निकालेंगे तो 400 का 10% होता है 40, ये आगे 40। तो अंतर कितने का हो गया? हेलमेट नहीं लगाने वाले और अधिक गति से चलाने वाले, दोनों में अंतर, यानी 120 में से 40 घटाएंगे तो ये 80 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और समांतर भी होती है। तो इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, और ये दोनों बराबर है और ये बराबर है। इसके अलावा जो इसके विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को बराबर भागों में तोड़ता है, यानी ये भाग और ये भाग बराबर है, और ये भाग और ये इसके बराबर है। अब इसमें सबसे पहले ये पूछ रहा है कि एडी, ये ए और डी ये किसके बराबर है? तो ये बीसी के बराबर है। किसके बराबर है? बीसी। ये एडी ये किसके बराबर है? बीसी के। तो एडी बीसी के बराबर है, यानी इसमें से छांट के यहाँ पे लिखना है। ये दो आगे ऑप्शन दिए गए, इनमें से दो में से एक यहाँ, तो एडी बीसी के बराबर होगा। दूसरा है डीसीबी, डीसीबी ये कोण किसके बराबर है? तो समांतर चतुर्भुज में ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, आमने सामने कोण बराबर होता है, तो ये कोण इसके बराबर होता है, कोण बी ए और डी के। तो ये बी ए डी है, तो ये कोण बी ए डी के बराबर होगा। अब ओ सी, ये ओ और सी ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, तो ओ ए के बराबर है। और आगे है कोण डी ए बी, कोण डी ए बी ये, और कोण सी डी ए, यानी कोण ये कोण और ये कोण दोनों कह रहा है, इन कोण दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। और या इन दोनों कोणों का योग है 180 डिग्री होता है, ये कोण और ये कोण 180 डिग्री, ये कोण और ये कोण 180 डिग्री, ये कोण और ये कोण 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार जो क्षेत्र होता है उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और यह है 2304 वर्ग मीटर। जब ये स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडरूट लग जाता है, इसके ऊपर अंडरूट लग जाएगा, इसके इधर से स्क्वायर हट गया ये, तो ये अंडरूट लग गया। और अंडरूट के अंदर 2304 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग ऐसे भाग देते जाएंगे, तो ये हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। 2 गुणा 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 3, इस प्रकार से। अब इसमें क्या है कि 2 के जोड़े बनाने हैं, और इससे अंडरूट से बाहर निकल जाएंगे। 2 का जोड़ा होगा वही बाहर निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा। तो ये 2 है, एक जोड़ा बन गया, तो इन 2 जोड़ों की जगह 1 2 बार आ गया। ये 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसमें 1 2 बार आ जाएगा, फिर ये 2 का जोड़ा तो 1 2 बार, फिर ये 2 का जोड़ा तो ये 1 2 बार आ गया, फिर ये 3 का जोड़ा बन रहा है तो ये 3 है, यानी सारे बार आ गए। अब इनको गुणा कर लेंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 3 से गुणा किया 48, तो 48 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 17, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है।
जो ये दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है। 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 और उसके ऊपर घात -1 है, उसके ऊपर घात -1 है। तो 3 की घात 0 इसका मान 1 होता है, यानी किसी की घात अगर 0 आती है उसका मान 1 होता है। तो 3 की घात 0 का मान 1, 4 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 0 का मान 1। तो इसकी जगह 1 1 रखेंगे हम, 1 1 1 और ऊपर ये -1 है तो -1 लगा दिया। ये तीनों जुड़ जाएंगे तो ये 3 की घात -1। जब ये घात माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए इसको बट्टा में कर देंगे। तो ये हमने 1/3 की घात 1 हो गई, ये माइनस की थी तो ये बट्टा में प्लस हो गया। और 3 की घात 1 को हम केवल 3 ही लिखते हैं तो ये 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा। और इसका सेकंड 2/3 की घात 5 भाग 2/3 की घात 3। तो जब ये भाग में होता है और एक जैसे आधार एक जैसा होता है तो इस एक बार आधार को लिखेंगे और फिर इसमें से ये घात घटा देंगे, यानी पहले वाले में से दूसरी घात घटा देंगे। तो ये 2/3 है, ये 2/3 है और बीच में भाग है तो इसमें से ये घात घट जाएगी। तो ये 2/3 लिखा और 5 में से 3 घटा दिया। तो ये 2/3 का 2/3 फिर 5 में से 3 घटने पर 2 प्राप्त होगा। तो ये 2 का 2। अब ये 2 का अर्थ होता है 2/3 की घात 2 का अर्थ है कि 2/3 को 2 बार गुणा करना है। तो 2/3 गुणा 2/3, इसको गुणा किया तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और 3 को 3 से गुणा किया 9। अब इसका क्वेश्चन नंबर 18 आता है। प्रमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। 2/3 और 3/5। तो ये संख्या 2/3 और 3/5 इसमें हर एक जैसा नहीं है। अगर हर एक जैसा होता है तो केवल हम इसी स्टेप यहाँ से शुरुआत करते हैं, लेकिन हर एक जैसा नहीं है तो हर एक जैसा करना पड़ेगा। पहले हर एक जैसा, और हर एक जैसा करने के लिए 3 और 5 का लघुत्तम लेना पड़ेगा हमें। और 3 और 5 का लघुत्तम होता है 15। कितना होता है? 15। तो हमें इसको भी 15 बनाना है, इसको भी 15 बनाना है। जब 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा तो हमें इसको 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं 2/3 यहाँ लिखा, 3 को 5 से गुणा किया तो 2 को भी 5 से गुणा किया। इसी प्रकार 3/5 यहाँ लिखा। अब इसको 15 बनाने के लिए 5 को 3 से गुणा करना पड़ेगा तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने 5 को 3 से गुणा किया और ऊपर 3 को 3 से गुणा किया। जब 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 3 को 3 से गुणा किया 9, 5 को 3 से गुणा किया 15। तो ये एक जैसे हो गए, हर एक जैसे हो गए। अब हर एक जैसे हो गए और इसके बीच में हमें 4 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 4 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। जब हमें 4 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हमें 4 से एक अगला अंक यानी 4 से आगे 5 होता है, 4 से आगे 5 होता है तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। जो ये हमें प्राप्त हुआ है 5 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दो और 5 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दो। अगर यहाँ 5 संख्या ज्ञात करनी होती तो हमें 6 से गुणा करते इसको, अगर 6 करनी होती तो हम 7 से गुणा करते। तो ये 4 दे रखा तो इसको हम 5 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे और इसको भी 5 से ऊपर नीचे। तो हमने ये 10/15 यहाँ लिखा और 5 से गुणा किया। इसी प्रकार 9/15 यहाँ लिखा और 5 से गुणा किया। जब 15 को 5 से गुणा किया तो 75 और 10 को 5 से गुणा किया 50, 9 को 5 से गुणा किया 45 और 15 को 5 से गुणा किया 75। तो 50/75 और 45/75 प्राप्त हुआ। इसके बीच में बहुत सारी प्रमेय संख्या है, जैसे 49/75, 48/75, 47/75 और 46/75। ये चारों इसके बीच में, चारों इसके बीच में ये हमें संख्या प्राप्त हो गई। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 आता है। क्वेश्चन नंबर 19 में राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज की शर्त पर उधार लिया, यानी चक्रवर्ती ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता? वो कह रहा चक्रवर्ती ब्याज पर उसने धन लिया था, अगर यही धन अगर वो साधारण ब्याज पर लेता तो कितना अंतर होता? तो पहले चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे और फिर साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों में अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो पहले चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, इसकी घात समय होता है और माइनस मूलधन। तो ये मूलधन यहाँ पे कितना था? 10,000 था। ये मूलधन जो रुपये लिए 10,000 और समय था 2 वर्ष और दर थी वो कितनी थी? 10%। तो मूलधन का मूलधन 1 प्लस दर कितनी है? 10%। तो 10 लिखा हमने बट्टा 100, इसकी घात समय होता है तो समय यहाँ 2 वर्ष था तो हमने यहाँ 2 वर्ष लगाया, माइनस मूलधन, मूलधन 10,000 था। यानी मूलधन 2 जगह आएगा, या इसके गुणा में भी मूलधन है और यहाँ माइनस में भी मूलधन है। फिर इसको हल करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/10। तो हम सेम टू सेम यहाँ लिखा है, बस 10/100 की जगह 1/10 लिखा और ऊपर घात 2 माइनस ये सेम टू सेम।
अब इसको हल करेंगे बीच वाले को, तो इसको इसमें जोड़ने के लिए हम इसको इससे गुणा करके ये जोड़ देते हैं, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो 10 को 1 से गुणा किया 10, 10 और 1 11, तो 11/10 की घात 2 लिख दिया। बस बीच वाले को हल किया और सेम टू सेम हमने लिखा है। फिर 10,000 गुणा 11/10 की घात 2, इसका अर्थ है 11/10 गुणा 11/10, और ये माइनस में ये। जब इसको हल किया तो ये 0 2 0 है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 100, और यहाँ 11 को 11 गुणा किया 121, और माइनस में ये। जब 121 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12,100, और उसमें से 10,000 घटाएंगे तो ये हमें 2100 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये हमें चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो गया। अब इसका क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इसका साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन 10,000, दर 2 और समय 10/100। जब इसको हल करेंगे तो ये 2 0 है, 2 0 से 2 0 काटेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000, और 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो 2000, यानी 2000 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। अब अंतर ज्ञात करना है हमें, तो चक्रवर्ती ब्याज था 2100, उसमें से साधारण ब्याज 2000 घटाएंगे तो 100 रुपये का अंतर आएगा, यह उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आता है। दो संख्याओं का योग 95 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो वे दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमें पहली संख्या माननी पड़ेगी। हमें पता नहीं पहली संख्या कौन सी है, दूसरी कौन सी है, बल्कि इतना कह रहा है कि जो पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, 15 अधिक है। तो पहला इसमें माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या यानी पहली संख्या 15 अधिक है, तो पहली में से 15 घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पहली संख्या x, उसमें से 15 घटाएंगे तो ये हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी। अब आगे रहा है दोनों का योग, दोनों का योग कितना है 95, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ देंगे, यानी x में x - 5 जोड़ेंगे तो ये 95 हो जाएगा। अब x और x ये जुड़ के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये माइनस के 15 है, इस तरफ जाएगा तो ये क्या है प्लस का 15 हो जाएगा। तो 95 और 15 110 हो जाएंगे, और ये 2x का 2x। अब जो ये 2 है ये इसके भाग में जाएगा, ये इसके भाग में जाएगा, x यहीं रहेगा और 2 इसके भाग में जाएगा, तो x यहीं है और 110 में ये 2 का भाग लग जाएगा। 110 में 2 का भाग देंगे तो ये 55 आएगा, और ये x का मान आ गया 55, और x हमने पहली संख्या मानी थी, तो पहली संख्या आ गई 55, और दूसरी संख्या पहले संख्या में से 15 घटाने पर प्राप्त होती है, तो 55 में से 15 घटाएंगे तो 40 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 आता है। माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किमी चलता है। यदि ट्रक की वहीं चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो 25 मिनट में दूरी तय करता है 14 किलोमीटर, तो 1 मिनट में दूरी तय करेगा 14/25 किलोमीटर, यानी 14 में 25 का भाग देंगे तो 1 मिनट का आ जाएगा। 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 14 में 25 का भाग देंगे तो 1 मिनट का आ जाएगा। अब ये जो घंटे हैं इसको हमें मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 5 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 5 घंटे में 5 को 60 से गुणा कर देंगे तो 300 मिनट आ जाएगा। तो 300 मिनट में दूरी तय कितनी करेगा, 1 मिनट में 14/25 से, तो इसको 300 से गुणा कर देंगे। जब इसको 300 से गुणा करेंगे तो ये हमें 168 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगा। ये 25 का 300 में भाग देंगे तो 12 आएगा, और 14 को 12 से गुणा करेंगे तो ये 168 किलोमीटर आ जाएगा। तो 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 168 किलोमीटर हो जाएगी। 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है। क्वेश्चन नंबर 22 में बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुभुज दिया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बहुभुज सीधा ये भाग और ये पूरा भाग था, हमने इसको 2 भागों में तोड़ दिया। हाँ, इसका हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, और फिर है ना ये समबहुभुज था तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। समलंब बहुभुज तो इसका पूरे का ज्ञात कर लो। नहीं तो समलंब का अगर आपको सूत्र ज्ञात नहीं है तो हम इसको ना इसको एक छोटा त्रिभुज के रूप में अलग बना लेंगे। इसको त्रिभुज के रूप में अलग बना के और इसके अलग अलग भागों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो भाग 1 है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले भाग का क्षेत्रफल, तो इसकी ये भुजा ये 30 है, ये 30 है, तो इसके सामने जो ये है तो इसके बराबर ये हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 30। ये जो टोटल 50 दे रखी है ये यहाँ से यहाँ तक की है, तो ये 30 है, तो इसके सामने ये 30, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 50 दे रखी है, तो 30 × 50 हो जाएगा। तो 30 × 50 1500 मीटर स्क्वायर। अब भाग 2 का क्षेत्रफल, तो भाग ये 2 है, तो ये 50 दे रखी है, और यहाँ 50 और फिर यहाँ 100 है, यहाँ 50 और यहाँ तक 100 है, तो ये मतलब ये 50 हो गई पूरी।
यहाँ से यहाँ 50 और फिर यहाँ 70 और यहाँ 100 हो रही है, तो यहाँ से यहाँ 50 हो जाएगी। तो 50 गुना 50 यानी कितना हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। अब भाग तीसरे का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज की ये क्या है, ऊंचाई 30 है और ये 40, और इसका सूत्र होता है 1/, आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार 40 और ऊंचाई 30, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। अब भाग 4 का क्षेत्रफल इसका है, तो ये त्रिभुज है, इसमें ये आधार और ये ऊंचाई मान लो, चाहे इसको आधार मान लो इसको ऊंचाई मान लो, तो ये 70 है यहाँ से यहाँ तक और ये 40 है, तो इसका हो जाएगा 1/2 40 इंटू 70। जब इसको हल करेंगे तो ये 1400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस बार भाग 5 का क्षेत्रफल, अब इसका निकालना है, तो यही त्रिभुज है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 50 है और ये 20 है, ये कितना है 20 है, तो ये हो जाएगा 1/2 20 गुना 50। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 500 मीटर स्क्वायर। अब इस तीनों को जोड़ देंगे, पाँचों को जोड़ेंगे तो ये 6500 मीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। 6500 मीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके गुणनखंड ज्ञात करना है या गुणनखंड करना है, तो ये 4 दे रखे हैं, 4 में से कोई 2 का करना है कि नहीं, 2 का कीजिए। तो 2 का करना है, तो हम पहले वाला है जैसे 9, ये 4p² माइनस 9q², तो 4p² माइनस 9q², 4p² को हम 2p की घात 2 लिख सकते हैं और 9q² इसको हम 3q की घात 2 लिख सकते हैं। अब ये जब इस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है, ये इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो गया a² माइनस b², तो इसका हल होता है a प्लस b और a माइनस b। तो अब ये जो इसमें है ये a है, तो ये a की जगह हमने ये लिख दिया और ये b की जगह तो ये b, तो ये इसके प्लस लगा के ये लिखना है और दूसरा इसमें से ये घटा के लिखना है, तो इसमें से ये घटा के ये लिखना है, ये माइनस है, यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस है, तो 2p माइनस 3q। और इसमें इसका तीसरा है x² प्लस 6x प्लस 8, इसको हल करना है, तो इसका गुणनखंड करने के लिए जो बीच का भाग इसके 2 टुकड़े करने हैं और इसके 2 टुकड़े इस प्रकार से करने की, जोड़े तो ये आए और गुणा करें तो इसके और इसके गुणा के बराबर आए, तो इसका गुणा होता है 8² और जोड़ते हैं तो 6x आना चाहिए, तो ये 2 भाग में तोड़ा है, 4x और 2x जोड़ेंगे तो 6x आएगा, और गुणा करोगे तो 4 को 2 से गुणा किया 8 और x को x से गुणा किया x², तो 8x² आ रहा है। इस प्रकार हमने 2 टुकड़े किए। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से ये 2 है, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ 4 में से जो x बाहर निकल जाएगा तो यहाँ केवल 4 बचेगा, और इसमें से हमने 2 कॉमन लिया है 2, तो इस 2x में से 2 बार आ जाएगा तो x बचेगा, और 8 में से 2 बार आ जाएगा तो ये कितना बचेगा 4। बाहर आने का मतलब यह है कि यहाँ जो संख्या बचेगी वो इसके गुणा के रूप में होगी, ऐसा नहीं है कि 8 में से 2 निकलेगा यहाँ 6, ऐसा नहीं बचाना है हमें। 8 में जो बार आएगा वो इसमें भाग लगेगा, तो ये 2 बार आया तो 8 में 2 का भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये इस प्रकार हो गया। अब इनमें से देखो x+4 ये कॉमन ले लेंगे, तो x+4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और इधर से क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये 2 बच गया, x+4 गुणा x+2 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें 2 प्रश्न दे रखे अथवा में कोई भी हल कर सकते हो, तो हमने ये दूसरे वाला हल किया है। एक चतुर्भुज WXYZ की रचना कीजिए जिसके विकर्णों WY और XZ की लंबाई क्रम से 5.2 और 6.4 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमने ये दूसरे वाला हल किया, तो इसमें ये 5.2 सेंटीमीटर है पहले, तो इस हमने 5.2 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर की एक भुजा बनाई, 5.2 सेंटीमीटर की एक भुजा बनाई। फिर इसमें क्या है कि दूसरे वाला ये बनाने के लिए हमने इसका एक एकदम मध्य बिंदु लेना पड़ेगा, और मध्य बिंदु हमें कैसे प्राप्त होगा, हमें लेना है प्रकार डिवाइडर और उसके अंदर पेंसिल डालनी है। इसे पेंसिल डाली, पेंसिल डालने के बाद हमें इसको आधे से ज्यादा खोलना है, आधे से ज्यादा खोलना है। आधे से ज्यादा खोलने के बाद हमें एक तो इसको ऊपर की तरफ लगाना है, एक कटे से ऊपर की तरफ और एक कटे से नीचे की तरफ लगाना है। फिर इसको सेम दूरी भरे हुए रखना है और इस दूसरी तरफ रख के और इस तरफ से एक ऊपर की तरफ कट, एक नीचे की तरफ कट लगाएंगे, तो इस प्रकार से ऊपर इस तरह और ये कट प्राप्त होगा, इस प्रकार से ये कट प्राप्त होगा। जहां पर ये दूसरे को काट रहे हैं उनको स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे, उनको स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे, मिला स्केल की सहायता से। अब हमें क्या करना है कि जो दूसरी दूरी दे रखी है, जो ये 6.4 सेंटीमीटर, इसका हमें आधा करना है, 6.4 का आधा, तो 6.4 का आधा करेंगे तो 3.2 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, प्रकार के अंदर है ना, इस स्केल पे रख के और 3.2 सेंटीमीटर में दूरी भरनी है, यहाँ पे रखना, और फिर इधर से ये 3.2 भरा,
3.2 बनने के बाद जो ये हमें लाइन प्राप्त हुई, इस लाइन पे ये एकदम बीच में जहाँ बिंदु ये इसको काट रहा है उस पर रख के, और फिर ये देखो इसको प्रकार को यहाँ रखना है, और फिर ऊपर की तरफ एक कट ऐसे काटोगे और एक तरफ नीचे की तरफ काटोगे। जहाँ ऊपर की तरफ ये कट कट रहा है उसको है ना, इस लाइन को जो ये अब वर्तमान में काट रहे हैं इस कट का ध्यान रखना है उसको। फिर जहाँ से वो कटा ना इस बिंदु से उस बिंदु कटने वाले बिंदु को मिला दो, और इधर से इस बिंदु को मिला दो। फिर इसी प्रकार नीचे की तरफ ऐसे रखे और एक कट मारना है, जो कटा है उसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। तो इस प्रकार से हमें WXYZ ये चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, उपयुक्त पैमाना का उपयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तालिका दी गई है, इस तालिका का ध्यान रखना, ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में इसलिए दो जगह दे रखी है। तो ये हिंदी में अपने हिंदी वाली देखते हैं। तो हिंदी वाली में क्या करना है कि ये देखो पहले है जमा धन कितना है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, और साधारण ब्याज क्या है 80 रुपये, 160, 240, 320, 400। इसका पहले ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो हमें एक सुंदर सा अच्छा सा ग्राफ बनाना है। तो इस प्रकार से हमें लेना है एक ग्राफ। क्या लेना है? एक ग्राफ। और ग्राफ पे क्या करना है, हमें पेंसिल का उपयोग करना है वहां एग्जाम में। यहाँ तो थोड़ा ब्लैक मैंने पेंसिल इसलिए बनाया ताकि आपको दिखाई दे, तो थोड़ा आपने घोट के भी बड़ा बड़ा किया एक्स। इस आपको वहां पे ऐसे नहीं करना है, आपको एक बार में ही करना है। एक बार लिख दिया वही लिखना है, ऐसे बार बार ऐसे घोट घोट नहीं करना। ये तो आपको दिखाई दे अच्छे आराम से, इसलिए मैंने ये इसके ऊपर ऊपर ऐसे बना रखा है। तो आप ध्यानपूर्वक दें। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका लगभग ये इस तरफ थोड़ा सा भाग छोड़ के आप यहाँ ले लेना। ये मैंने थोड़ा सा क्या छोटा था इसलिए मैंने अनुमान के अनुसार ले लिया, लेकिन आपको यहाँ से एक दो डब्बे छोड़ के यहीं से ले सकते हो। तो इस प्रकार से एक लाइन ऐसे ऊपर से नीचे लाइन खींचनी है, और इस तरफ नीचे से थोड़ी जगह छोड़ के और फिर ऐसे लाइन खींचनी है। ये लाइन खींच दी। फिर इस पर क्या करोगे, जो ब्याज दे रखा है वो दो दो डब्बे छोड़ के ताकि सुंदर दिखाई दे। एक एक डब्बे छोड़ के भी लिख सकते हो आप, लेकिन दो दो डब्बे मैंने इसलिए छोड़े ताकि सुंदर दिखाई दे। तो यहाँ पे हमने ब्याज लिखा 80, 160, 240, 320, 400 इस वाई एक्स पे। यहाँ पे वाई लगाया तो यहाँ पे ये साधारण ब्याज। पूरे दो डब्बे यहाँ छोड़ रहे तो सब जगह दो दो ही छोड़ने। तो ये हमने बनाया इधर। और इस तरफ क्या कि जो धन है वो लिखना है 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000, 4000, 5000। तो इधर दो डब्बे छोड़ रहे हो तो इस तरफ ही दो दो ही डब्बे छोड़ने हैं, दो दो ही डब्बे छोड़ने हैं। तो ये हमने दो दो डब्बे छोड़ के ये बनाया। और फिर इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, अब इसमें ध्यान रखना है कि पहले साधारण ब्याज 80 और जमा धन 1000 रुपये था, 1000 रुपये था। तो हमें ग्राफ में पहले ये देखना है कि जमा धन 1000 रुपये और ब्याज कितना था 80। तो ये 1000 रुपये वाली जब इस लाइन के एकदम सीध में हम ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, और इसको 80 वाले को इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों यहाँ मिलेंगे। यहाँ ऐसे पेंसिल नहीं खींचनी है, लेकिन अनुमान से ऐसे करना है कि इस लाइन ये जाओगे तो इसकी लाइन ये और इसकी लाइन ये। तो ये पॉइंट जहाँ मिलेगा तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये पहला पॉइंट हो जाएगा 80 और 1000 वाला। फिर दूसरे वाला ये 2000 वाला जहाँ जाएगा, क्योंकि 2000 में ये ध्यान रखना 2000 के साथ 160, 3000 के साथ 240, 4000 के साथ 320, 5000 के साथ 400। तो इसी के अनुसार में मिला है। 2000 वाला ये क्या है 2160, तो ये यहाँ पॉइंट मिलेगा। और 3000 के साथ में क्या है 240, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। और 4000 के साथ में 320, तो ये यहाँ मिलेगा। और इसी प्रकार 5000 के साथ में क्या है ये 400 है। तो ये इस प्रकार से ये पॉइंट हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए स्केल रखना है अच्छी तरह से, स्केल को अच्छी तरह से यहाँ रख के, और फिर इसको क्या करना है एक लाइन खींचनी है यहाँ से, और वो लाइन खींचोगे तो ये इसके मूल बिंदु से जाएगी। अब इसमें आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, इसमें दो प्रश्न पूछ रखा है इसी पे आधारित कि आलेख मूल बिंदु से गुजरता है क्या। तो ये देखो ये मूल बिंदु से जा रहा है, ये देखो ये मूल बिंदु है, और ये आलेख जो हमने लाइन खींची ये इसको आगे बढ़ाया तो ये मूल बिंदु से जा रही है, तो ये हाँ हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा हाँ हो जाएगा। अब इसका सेकंड है आलेख के आधार पर रुपये 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है आलेख से। तो अब हमें देखो 2500 रुपये कहाँ आएंगे, जैसे ये 2000 और 3000 तो 2500 इसके बीच में आएगा। तो ये 2500 वाली ये लाइन है ना, ये यहाँ से ये 2500 यहाँ आएगा, तो ये लाइन ऊपर कहाँ तक जाएगी, ये यहाँ जाएगी, और ये यहाँ पे मिल रही है इसको कहाँ मिल रही है यहाँ पे। तो इस बिंदु से इस तरफ लाइन देखनी है हमें, इस बिंदु से इस तरफ ये जो बड़े वाली लाइन जा रही है ये कहाँ मिलेगी, ये यहाँ पे मिलेगी। ये कहाँ पे मिलेगी यहाँ पे। और ये बिंदु कहाँ है, ये 160 और 240 के बीच में है, 160 और 240 के बीच में। तो 160 से 240 तक कितने 80 होता है, और 80 का आधा कितना होता है 40। तो 160 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या 2500 का ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपये, 200 रुपये हो जाएगा।
और इस ग्राफ में अगर आप स्केल लिखना चाहते हो, स्केल का मतलब ये है कि ये बड़े, तो हमने क्या है, दो बड़े डब्बे, तो दो बड़े डब्बे बराबर कितने ब्याज था, 80 रुपये। दो बड़े डब्बे बराबर 80 रुपये ब्याज है, तो हमने दो बड़े डब्बे बराबर 80 रुपये। तो यहाँ पर भी 80 रुपये, ये यहाँ से यहाँ तक 80 रुपये, ये यहाँ से 80 तक, यहाँ तक 80, तो यहाँ 80 था, फिर 80 में 80 और जोड़ेंगे तो 160, फिर 80 एक जोड़ 240, फिर 80 जोड़ेंगे 320, फिर 80 जोड़ेंगे तो 240, यानी दो बड़े डब्बे क्या 80 को बता रहे हैं। इसी प्रकार इधर दो बड़े डब्बे हैं, वो कितने 1000 को बता रहे हैं, ये 1000, फिर 1000, फिर 1000, फिर 1000, फिर 1000, तो 1000, और फिर ये आगे वाला 1000 जुड़ेगा 2000, फिर आगे वाला 1000 जुड़ेगा 3, फिर आगे वाला 1000 जुड़ने पर 4, फिर आगे वाला जुड़ने पर 5। इस प्रकार से ये 8वीं बोर्ड का गणित का ये जो सैंपल पेपर है ये कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अन्य जितने भी प्रश्न पेपर हैं वो सभी अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।